अस्सलाम वालेकुम। दो खबरें हैं जिन पे बात करनी है आज। पहली तो ये है कि आपने ये अखबार पढ़ें ज़रा, ये जो हेडलाइन है, फ़ौज की तरफ से बयान जारी किया गया है कि उन्होंने माज़रत कर ली है कि हम जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते इलेक्शन के लिए। कुछ दिन पहले ही जो आईजी केपीके हैं, कल ही ग़ालिबन उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ली थी कि हालात बिल्कुल ठीक है और हमारे पास बेशक अफ़राद की कमी है, लेकिन उनको पूरा कर लिया जाएगा इन केस अगर इलेक्शन का ऐलान होता है या डेट दी जाती है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो फ़ौज के इस बयान का मकसद क्या था कि हम नहीं दे सकते? जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था कतर में, उसके लिए आपको पता है कि यहाँ से 40,000 फ़ौजी हमारे गए थे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और नेवी के अलग से हमारे दस्ते गए थे, उनको उनके समुद्रों में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। इतने बड़े लेवल पे सिक्योरिटी के लिए हमने बंदे दिए, तो क्या हमारी फ़ौज सिर्फ़ ठेके पे मिलती है? क्या हम सिर्फ़ दूसरों की जंगें लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान में, कि अपने मुल्क में हम ना सिक्योरिटी दे सकते हैं, ना हम या हम सिर्फ़ यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट चेंज करने के लिए बैठे हुआ है हमारा इदारा फ़ौज का। और सेकंड चीज़ ये है कि देखिए फ़ौज एक इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट के नीचे काम करता है। वो कोई रूलर नहीं होते पाकिस्तान के, वो एक एक्सटेंशन होती है, गवर्नमेंट का एक इदारा है। वो अपने आप में आके एक बयान देता है, वो कहता है कि जी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। पहले तो बंदा उनसे ये पूछे कि जब आइन वाज़ेह तौर पे कहता है कि आप गवर्नमेंट के और इलेक्शन कमीशन के अंडर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते? नंबर 2, जब भी किसी और मुल्क को ज़रूरत होती है, आप देखेंगे सऊदीया में देख लें, अफ़गानिस्तान में देख लें, कतर में देख लें या यूएन की फ़ोर्सेस में, हर एक जगह हमारी फ़ौज गई हुई है। अभी करंटली हमारे जो आर्मी चीफ हैं, आसिम मुनीर, वो अभी भी अमेरिका के दौरे पे गए हुए हैं और उससे पहले यूके में उन्होंने मीटिंग अटेंड की, जिसमें उन्होंने बाकायदा आईएसपीआर की तरफ से सोशल मीडिया पे ट्वीट जारी किया गया कि वो एक एनुअल मीटिंग में गए और हाई मिलिट्री लीडरशिप हमारी हमेशा जाती होती है। तो हम सिर्फ़ ये इंटरनेशनल मायदों के लिए रह गए हैं कि हमें सिर्फ़ डॉलर्स देते जाएँ और हमारी फ़ौज आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन अपने मुल्क के लिए हम अपनी गवर्नमेंट की बात भी नहीं मानेंगे। क्यों भाई? अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि कल जो कॉलम लिखा जावेद चौधरी साहब ने, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि कमर जावेद बाजवा अगस्त में इमरान खान से मिले और उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि उन्होंने कन्विंस करने की उनको कोशिश की कि आप इस्तीफ़े ना दें, आप असेंबलीज़ में बैठे रहें। हालाँकि उससे फरवरी में वो उससे कुछ मंथ्स पहले फरवरी में वो इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं। मीडिया पे खुलेआम इतराफ़ कर चुके हैं इस चीज़ का कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आज के बाद और हम न्यूट्रल हो चुके हैं, जिसकी वज़ह से उनको एक मशहूर ज़माना खिताब न्यूट्रल्स भी दिया गया। तो आप ये देखें कि उनकी पहली बात पे एतबार किया जाए या दूसरी बात पे एतबार किया जाए। और शिबली फराज ने कल एयर वाई न्यूज़ पे वाज़ेह तौर पे इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि जी हाँ, हमारी मुलाकात हुई है, इमरान खान की खुफ़िया मुलाकात हुई है, बल्कि 2 मुलाकातें हुई हैं, जिसमें वो साथ ही थे। एक आधे घंटे की मीटिंग जारी रही ग़ालिबन अगस्त के मिड में। अगर ये सब बाजवा साहब इन्वॉल्वमेंट करते रहे इसके अंदर, उन्होंने बकौल उनके जावेद चौधरी के कॉलम के मुताबिक कि वो अगर उन्होंने मैसेज भेजा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि आप जो है एक मैच हारे हैं, सीरीज़ नहीं हारे, तो मुमकिन तौर पे जब आप अपोज़िशन में बैठेंगे, ताकि जो असेंबली है, जो उन्होंने एक 2 नंबर तरीके से रेजिम चेंज के नतीजे में जो पीडीएम को लाया है उनको, ताकि वो उसकी लेजिटिमेसी जो है ना कायम रहे। तो उसके चक्कर में उन्होंने कहा कि जी आप अपोज़िशन में बैठ जाएँ, ताकि इंटरनेशनल मीडिया को हमें ये ना कहना पड़े कि बगैर जो है अपोज़िशन के एक असेंबली चल रही है पाकिस्तान में। लेकिन इमरान खान उनकी बात नहीं माने और जहाँ पे जो देखने वाला नुक्ता ये है कि बाजवा साहब पहले कहते रहे कि जी मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और बाद में उन्होंने खुद ही इस चीज़ का एतराफ़ किया। असल में प्रॉब्लम बाजवा साहब के साथ ये है कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि इनकी इतनी ट्रेनिंग तो होती नहीं है कि आप जो है ना पब्लिक की इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म बर्दाश्त कर सकें। इन्होंने सारी ज़िंदगी यस सर में गुज़ारी होती है। जब पब्लिक का इतना ज़्यादा बैकलैश आया और इनको सेटबैक का सामना करना पड़ा और इतनी ज़्यादा हज़ीमत उठानी पड़ी, तो उनको अब ये समझ नहीं आ रही कि मैं अपने इमेज को किस तरह बेहतर करूँ? चूँकि इनकी इतनी ट्रेनिंग भी नहीं है कि पब्लिक को कैसे डील किया जाता है, ज़ाहिर-सी बात है, वो पॉलिटिकल इंसान नहीं है। तो वो जब भी आके इंटरव्यू देते हैं, अपना इमेज क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तो अपने अपने लिए वो और ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर लेते हैं, और ज़्यादा सवालों को जन्म दे देते हैं। आप ये देखें कि 2 सहाफ़ी ऐसे हैं, जो आपको किराए पे मिलते हैं। एक है अंसार अब्बासी, जो जियो न्यूज़ के हैं, और एक एक्सप्रेस के जावेद चौधरी। इन दोनों ने ठेका ले रखा है कि बाजवा साहब का इमेज इन्होंने किसी भी तरह करके क्लैरिफ़ाई करना है पब्लिक में, और उसको इतना ज़्यादा इन्होंने ग्लोरीफ़ाई करने की कोशिश की। जब वो इवन आर्मी चीफ थे, अभी वो सबकदोश हो गए, उसके बाद भी वो इन्हीं को इंटरव्यूज़ देते रहते हैं। अगर उनको इतना ही ज़्यादा लगता है कि उन्होंने रेजिम चेंज ऑपरेशन नहीं किया, तो वो आके खुलेआम किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू क्यों नहीं देते? पहले उन्होंने देखें, वो इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। पहले उन्होंने ये कहा कि मैं गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊँगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पब्लिक उनको गुमनामी की ज़िंदगी में कभी नहीं जाने देगी, जो हालत उन्होंने पब्लिक के साथ की। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो इन्होंने एक इतना बड़ा कॉलम लिखा जावेद चौधरी ने उनके ऊपर, इससे पहले अंसार अब्बासी लिखते रहे।
उन्होंने कलाबे मिला दिए ज़मीन और आसमान के कि जी इससे बड़ा हाजी तो कोई है ही नहीं। कभी जो है मौलवियों को मिंबरों पे इन्होंने जो है दे दिया, टास्क दे दिया कि आपने जो है ना बाजवा साहब का इमेज जो है बेहतर करना है पब्लिक में। इन्होंने अपनी तरफ से हर हरबा इस्तेमाल किया। इसके अलावा वो अहमद नूरानी का एक आपके सामने जो उन्होंने न्यूज़ ब्रेक की, 12 से 13 अरब डॉलर की जो इनकी मिसेज़ के बाजवा साहब की मिसेज़ के नाम पे एफआईए में से और उधर से लीक की, इन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक की। इन्होंने बजाय उसके कि उसको इन्वेस्टिगेट करते कि एक सबकदोश आर्मी चीफ इतनी ज़्यादा जायदाद उसने इकट्ठी कैसे की? क्या साबिर मिट्ठू से की? या इनके जो एक ससुर हैं इस्लामाबाद में रहते हैं जनरल अमजद, जिनकी वजह से उन्होंने एक इतनी ज़्यादा लॉबिंग की थी इनके लिए मिलिट्री में और इनको आर्मी चीफ तक पहुँचाने में उनका किरदार था। उन्होंने नवाज़ शरीफ को और उसकी जो किचन कैबिनेट थी, उनको इस चीज़ पे कायल करने में जनरल अमजद का काम था, सॉरी जनरल एजाज का काम था, जिन्होंने इनको आर्मी चीफ तक पहुँचाया। आईएमएफ ने इनके ऊपर एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आपको 170 अरब रुपए के टैक्सेस मज़ीद लगाने पड़ेंगे पाकिस्तानी कौम पे। ये वही गवर्नमेंट है जब ये शुरू-शुरू में आए तो इन्होंने कहा कि हम क्यों जाएँगे आईएमएफ के पास? और अभी उसी के पैरों में पड़े हुए हैं ये लोग। और ज़हनी पस्ती का ये इतना शिकार हैं कि आप इनके ज़रा मेंटल लेवल चेक करें। ये कह रहे हैं कि जी हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, कामयाबी मिलने वाली है। तो क्या दुनिया में कामयाबी सिर्फ़ यही है पाकिस्तान के लिए कि उसको किसी मुल्क से कर्ज़ा मिल जाए और हमारी कौम मज़ीद मक़रूज़ हो जाए? ये इसको कहते हैं कि एक हमारी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है कि हमें किसी मुल्क से कर्ज़ा मिल गया है। और ये जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे और एक मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला था, जब ये पिछली गवर्नमेंट इनकी बहुत बुरे हाल में छोड़ के गई थी इकोनॉमी को, तो उन्होंने जब वो उस गैप को मीट करने की कोशिश की और मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते किए, मुसलमान ममालिक से इन्होंने फ़ॉरेन रिज़र्व्स इकट्ठे किए ताकि इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके। तो उस वक़्त ये सारी जो है पीडीएम मिलके जब ये अपोज़िशन में थी तो उनका मज़ाक उड़ाती थी और वो कहती थी कि मंगता है। और अभी ये इस चीज़ को एक सक्सेसफुल एज़ अ सक्सेसफुल स्टोरी बयान करते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा है और हमें जो है इतने अरब डॉलर जो है कर्जा मिल रहा है। आप ये देखें कर्जा मिलना कोई कामयाबी का पैमाना तो नहीं है, ये तो आपके ऊपर और ज़्यादा टैक्सेस पाकिस्तानी कौम पे लग रहे हैं और कल हम ही पे करने पड़ेंगे। आप ये देखेंगे डॉलर के अभी ₹269 का कल हो चुका है और आप इसको ओपन मार्केट में देखें, ब्लैक मार्केट में देखें तो वो 300 के आस-पास अवेलेबल है। और आप देखेंगे अब ज़ाहिर-सी बात है जब 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगेंगे, पेट्रोल पे लगेगा, बिजली पे लगेगा, हमारी जो खुर्द-व-नोश की अशिया है, उनके ऊपर लगेगा, दालें, चावल हर एक चीज़ महँगी होगी। और ये पैसे जो वो रिलीज़ कर रहे हैं, ये जो शराइत उन्होंने रखी हैं, ये पहली किस्त के लिए रखी हैं। आप ये अंदाज़ा करेंगे जब दूसरी किस्त ये रिलीज़ करेंगे, आईएमएफ करेगा, तो उसके लिए जो मज़ीद शराइत रखी जाएँगी, आप ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी कौम को कितना ज़्यादा बर्डन बियर करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा वज़न उनको जो है ना बर्दाश्त करना पड़ेगा, कर्ज़ों के बोझ तले दबेगी पूरी कौम। तो ये कैसे पे ऑफ करेंगे? और नून लीग का ये हाल है कि वो अपनी पार्टी को यूनाइट नहीं कर सकते। अब उन्होंने क्या किया है कि 1 महीने के लिए, डेढ़ 2 महीने के लिए उन्होंने कैंपेन शुरू किया, बजाय जलसा करने के। उनको पता है कि वो जलसा नहीं कर सकते और उनको कोई आएँगे भी लोग नहीं उनके जलसे में। तो शादी हॉल्स में ना उन्होंने एक गैदरिंग नुमा एक वर्कर कन्वेंशन के नाम पे उन्होंने शुरू किए हुए हैं, जिसमें हार्डली 100-200 लोग होते हैं। ये तो ईज़िली एक आप इकट्ठे कर सकते हैं, कॉन्सर्ट लेवल का जलसा होता है ये, जिसके अंदर ये क्लेम करते हैं कि जी एक पब्लिक जो है हमारी तरफ अभी भी अट्रैक्टेड है और नवाज़ शरीफ के बयानी को अभी भी मानती है। और ये दूसरा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ जो थे वो पीडीएम की गवर्नमेंट बनाने के खिलाफ थे। अगर ये खिलाफ थे तो शहबाज शरीफ उनके पास लेने क्या जाते थे? 5-5, 6-6 दिन हमारा पीआईए का जहाज़ वहाँ पे खड़ा रहता था और उसका टैक्स भी हमारे गले में था, पाकिस्तानी कौम के गले में था, वो हम पे करते रहे। और ये साहब वहाँ पे जाके एक भगोड़े से, एक एक्स काउंटर से मीटिंग्स करते रहे कि जो इतनी बड़ी 80 अफराद की इन्होंने काबीना तश्कील दी। दुनिया की सबसे बड़ी काबीना है तारीख में। इससे बड़ी काबीना आज तक किसी मुल्क की नहीं। आप देखें बड़े-बड़े नेशंस में आप देख लें 20 से 15 से 20 लोग होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि इन्होंने हर किसी को खुश रखना है, 2 नंबर तरीके से आया हुआ है। लेजिटिमेसी तो है नहीं इस गवर्नमेंट की। तो उसके लिए ये फिर जो भी इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, सबसे पहले उसको काबीना में ले लेते हैं। कोई 50 से ज़्यादा तो सिर्फ शहबाज शरीफ के मशीर है। इन्होंने एक कमेटी बनाई जिससे काम ये था कि किस तरह हम अपने अखराजात को कम कर सकते हैं। और सिर्फ उस 5 लोगों की कमेटी का इतना ज़्यादा खर्चा है, आप ये सोचेंगे उनकी गाड़ियाँ, उनके प्रोटोकॉल्स, फिर पुलिस जो उनके ऊपर मामूर है। तो ये बजाय इसके कि उस नुकसान को रोकें, पाकिस्तानी कौम का खर्चा और ज़्यादा मज़ीद बढ़ाते ही जा रहे हैं। शेख रशीद साहब को देख लें, 75 साल उनकी उम्र है, सबसे बुजुर्ग सियासतदान है और सबसे पुराने सियासतदान हैं। वो 5 मिनिस्टर यहाँ पे रन कर चुके हैं पाकिस्तान में। 5 मरतबा एज़ अ मिनिस्टर वो इलेक्ट हो चुके हैं। आप ये देखेंगे उनको जब धक्का दिया गया, आपने वीडियो देखी उनकी, उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया। अभी वो उन्होंने एक पैगाम भिजवाया इमरान रियाज़ खान को, उन्होंने अपने व्लॉग में इस चीज़ का ज़िक्र भी किया कि मुझे ये कुर्सी से बाँध देते हैं, मेरे हाथ बाँध देते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाते हैं और मेरी आँखों पे पट्टियाँ बाँध देते हैं और फिर आके कुछ लोगों का शोर आता है और वो बार-बार एक ही चीज़ का ज़िक्र करते हैं कि आप इमरान खान को छोड़ दें और जो एक पैट्रियट पार्टी हम बना रहे हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं और जो हज़ारे के पुराने रहनुमा हैं नून लीग के, जहांगीर तरीन हैं और अलीम खान हैं
और इसके अलावा जितने भी जनूबी पंजाब के जो सियासतदान हैं जो इमरान खान को छोड़ चुके हैं, इन सारों को मिला के एक पेट्रियोट पार्टी बनाना चाह रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि शेख रशीद जो है उनको सपोर्ट करें, क्योंकि उनको आपको पता है कि मीडिया पर्सन है शेख रशीद, और उनको इस तरह के जो वोकल लोग हैं उनकी ज़रूरत है। एक तरफ फौज ये कहती है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं और हम फौज में किसी भी किस्म का किरदार अदा नहीं कर रहे पॉलिटिक्स में, और दूसरी तरफ वो बारी बारी सियासतदानों को पकड़ते हैं, चीदा चीदा सियासतदान, उनको पकड़ के ज़बरदस्ती पेट्रियोट पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं।